हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विशिष्टा एकेडमी। दोस्तों, हम इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ओम्स लॉ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एक जर्मन फिजिसिस्ट थे जॉर्ज सिमन ओम। उन्होंने एक रिलेशनशिप दिया था किस किस के बीच में। एक मेटेलिक वायर है, उसमें जो करंट फ्लो होती है और उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया था। किस किस के बीच में? एक मेटेलिक वायर है, उसमें करंट फ्लो हो रही है यानी करंट, और उस मेटेलिक वायर के जो टर्मिनल्स हैं उनके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है यानी कि वी। तो करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में उन्होंने क्या दिया था? रिलेशनशिप दिया हुआ था। तो ये रिलेशनशिप कहता है, this law states that the electric current flowing through a metallic wire is directly proportional to the potential difference across its terminal at same temperature and pressure। यानी कि इस लॉ में कहा गया है कि जो हमारी इलेक्ट्रिक करंट होती है किसी भी मेटेलिक वायर में, जो फ्लो होती है इलेक्ट्रिक करंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके उस मेटेलिक वायर के टर्मिनल्स के पोटेंशियल डिफरेंस में। जो मेटेलिक वायर है उसके टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है ना, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कौन? उस मेटेलिक वायर में फ्लो होने वाली इलेक्ट्रिक करंट के प्रोपोर्शनल। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। कहने का मतलब यह है कि टेम्परेचर और प्रेशर हमारा क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए हर कंडीशन में। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे देती हूँ। ठीक, देखिए क्या होता है कि जैसे एक मेटल, मैंने सपोज मान लिया कि 25 डिग्री सेल्सियस में मैंने रीड किया। ठीक, मैंने ग्राफ एक रीड किया। मैंने कहा कि सपोज कोई भी वायर लेते हैं, निक्रोम की वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसमें मेटलिक वायर में करंट इतनी फ्लो हो रही है, मैंने करंट ले ली कोई और कहा उस समय इसमें पोटेंशियल डिफरेंस इतना है। तो दूसरी रीडिंग जो लेंगे हम तब भी उसी में लेंगे, फिर तीसरी रीडिंग भी उसी में लेंगे, चौथी रीडिंग भी उसी में लेंगे। तो ये केवल किस पर होगी? 25 डिग्री सेल्सियस। और कोई भी एक प्रेशर को भी हम कांस्टेंट ले लेंगे। यानी कि अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करना है किसी भी वायर की में जो करंट फ्लो हो रही है और उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर उसको हमें रीड करना है तो एक ग्राफ के लिए हम एक टेम्परेचर देखेंगे। क्लियर? अब सपोज हमने क्या करना है कि दूसरी रीडिंग, दूसरा ग्राफ बनाना है तो हम टेम्परेचर चेंज कर लेते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना है कि एक ग्राफ के लिए हमेशा टेम्परेचर सेम रहेगा। यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस में हमें जितनी रीडिंग लेनी है, एक ग्राफ बनाने के लिए हमने जितनी रीडिंग लेनी है वो 25 डिग्री सेल्सियस में हम वो ग्राफ बना लेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है, और प्रेशर भी इसी तरीके से कांस्टेंट रहेगा। आगे देखिए इसका मैथमेटिकली, यानी कि हमने क्या कहा, जो एक इलेक्ट्रिक करंट होती है मेटेलिक वायर से जो फ्लो होती है इलेक्ट्रिक करंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स टर्मिनल। कहने का मतलब ये है कि दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, ये हमने लास्ट वीडियो पढ़ लिया ना, पोटेंशियल डिफरेंस को हम वी से डिनोट करते हैं, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ठीक, लेकिन आपने स्टेटमेंट बिल्कुल ऐसी लिखना है, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू अ मेटेलिक वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the potential difference across its terminals at same temperature and pressure। देखिए ये बात आपने बिल्कुल ध्यान रखनी है, at same temperature and pressure, ये आपने भूलना नहीं है। ठीक है, ये एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर जो है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। ठीक, ये इस लॉ को क्या करता है? कंप्लीट करता है। अब जैसे सपोज क्या हो जाता है, हम ये केवल इतना लिख के आते हैं, यहाँ पर तक लिख के आते हैं, इट्स टर्मिनल तक लिख के आएंगे, तो ये हमारा अधूरा स्टेटमेंट है। क्योंकि ये लॉ फॉलो कब करेगा? जब एक ही ग्राफ के लिए हम टेम्परेचर और प्रेशर को सेम रखेंगे। सपोज मान लेते हैं अगर हमने ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? ठीक, उसने कहा है कि सेम टेम्परेचर पे, सपोज हमने सेम टेम्परेचर और प्रेशर नहीं लिया, हमने टेम्परेचर एक ही ग्राफ में अलग ले लिया। सपोज हम ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, एक बार मैंने 25 डिग्री सेल्सियस में कहा, मैंने कहा एक, फिर से मैं बताती हूँ। देखिए मैंने कहा 25 डिग्री सेल्सियस में मैंने कहा करंट पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, मैंने करंट देखी, करंट मैंने क्या देखी कि हमारे पास सपोज मैं मान के चलती हूँ 0.5 एम्पियर है। ठीक, और वोल्टेज हमारा आ गया 0.1 वोल्ट। क्लियर? इसके बाद हमने क्या किया? टेम्परेचर चेंज कर दिया। अब हमने टेम्परेचर क्या कर दिया? 25 की जगह पर 26 कर दिया। ठीक, तो क्या होगा कि 0.1 में, सॉरी 1.0 में क्या होनी चाहिए? कैसा आना चाहिए था? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 0.2 आना चाहिए था, पर यहाँ पर को आ सकता है 0.3 या 0.4। अब हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन का नहीं बनेगा। अब ये आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो पहले हम क्या करते हैं, ठीक है, हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। किसका? ओम्स लॉ का। ठीक, ये देखिए ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये निक्रोम वायर के लिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ये। अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, देखिए 0.1 करंट पे 0.4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है।
ठीक। फिर 0.2 पे यहाँ पर कुछ 0.8 पे आ रहा है, 0.3 पे इसी तरीके से हमारा बढ़ेगा। यानी कि क्या होगा कि जिस 0.3 पे देखिए 1.2 आ रहा है, ठीक, और 0.4 पे, तो कहने का मतलब ये है कि ग्राफ उसी तरीके से हमारा ऊपर को बढ़ेगा, यानी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा इस तरीके से। ठीक। और ऐसा कब होगा, सपोज एक टेम्परेचर, अगर आपने टेम्परेचर अलग ले लिए तो ये ग्राफ ऐसा बन सकता है, देखिए, यानी कि करंट भी हम उसी एपरेटस पे ले रहे हैं, वोल्टेज भी उसी एपरेटस में ले रहे हैं। कहने का मतलब है कि निक्रोम वायर को ही ले रहे हैं, पर टेम्परेचर चेंज कर दे तो ग्राफ इस तरीके का बन जाएगा। ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है नहीं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि जैसे जैसे करंट, जिस रेशियो में करंट बढ़ेगी उसी रेशियो में हमारा क्या बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। क्लियर हो गया ना। अब देखिए, अब इसके आगे को क्या लिखा हुआ था, जो हमने मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था, इसमें इसके आगे लिखा हुआ था कि V इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I। अब देखिए, कभी भी कोई भी इक्वेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में सॉल्व नहीं होती, हमें उसे इक्वल बनाना होता है। तो इक्वल बनाने के लिए हमने क्या करा, V इज इक्वल्स टू आई आर। ठीक, आई आर कर दिया, और जहां हमारा आर जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, यानी प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हमने आर कांस्टेंट रख दिया, यानी कि v इक्वल्स टू आई आर। ठीक, और r इक्वल्स टू v अपॉन आई, ऐसा भी कह सकते हैं हम। ठीक है, या i इक्वल्स टू v अपॉन आर। देखिए, एक रिलेशन से बहुत सारे रिलेशन बन जाएंगे। ठीक, जहां हमारा r क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। और ये r जो होता है ना, ये हर एक मेटेलिक वायर के लिए अलग अलग होगा, यानी कि सपोज निक्रोम का वायर है तो उसके लिए अलग, कॉपर का वायर अलग, एल्यूमिनियम का वायर, सब सारे वायर्स के लिए क्या होगा, ये अलग अलग होगा। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्या होगा, अलग अलग। निक्रोम के वायर के लिए जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा वो हमेशा निक्रोम के वायर के लिए सेम रहेगा, लेकिन वो कॉपर के वायर के लिए अलग हो जाएगा। ठीक है, हर वायर के लिए अलग अलग होगा। वही बात ध्यान रखनी है, एट अ गिवन टेम्परेचर। ठीक है, एक टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। ठीक, क्या लिखा हुआ है, देखिए, वट इज विच इज द कॉन्स्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर एट अ गिवन टेम्परेचर। एक टेम्परेचर की बात करेंगे और उस मेटेलिक वायर की बात करेंगे, तब कांस्टेंट होगा। सपोज मैं निक्रोम का वायर ही ले रही हूँ तो वो 25 डिग्री सेल्सियस में अलग कांस्टेंट की वैल्यू देगा, और 26 डिग्री सेल्सियस में अलग कांस्टेंट की वैल्यू देगा। ठीक है, एक ही वायर के लिए। ठीक, यानी कि एक टेम्परेचर के लिए हमारा जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट होगा, यानी आर जो होगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्लियर हो गया। ठीक, इसके बाद मैंने बताया था कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है। अब देखिए हम ग्राफ बनाते कैसे, यहाँ पर को हम ध्यान देंगे किस तरीके से ग्राफ बनाया जाता है। सबसे पहले देखिए, ये मैंने अभी रफ समझाया था इससे पहले, अब मैं आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बता देती हूँ। ठीक, देखिए क्या होता है, हमारे पास v इक्वल्स टू आई आर होता है ना, होता है बच्चों, v इक्वल्स टू आई आर। हमेशा हमने ये ध्यान रखना है कि जो इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड है वो ऑलवेज आता है y एक्सिस पे। ठीक, और जो इक्वल के राइट हैंड साइड है वो आता है एक्स एक्सिस में। ठीक, अब इसमें से आई और आर में से कौन सा आएगा, देखिए रिलेशनशिप ने क्या कहा था, कहा गया था द करेंट इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, यही तो कहा गया था ना। इट मीन्स हमने रेजिस्टेंस की बात वहां पर की थी, नहीं की थी, यानी कि अगर वाई एक्सिस में वी आ रहा है तो एक्स एक्सिस में क्या आएगा, आई आएगा। तो आर कहाँ गया, देखिए एक वायर के लिए आर ये दे रहा है, ये इससे पता चल रहा है कि ये वायर के लिए, यानी कि ये यहाँ से हमें v अपॉन, जब हम ग्राफ को सॉल्व करेंगे तो ये जो देगा वैल्यू, ये देगा v, ये देगा i, और हमने क्या कहा था, v अपॉन आई इक्वल्स टू आर, यानी कि इस ग्राफ का स्लोप क्या दे रहा है, r की वैल्यू दे रहा है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना। फिर से बताती हूँ, y एक्सिस में हम लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, x एक्सिस में लेते हैं करंट। देखिए हमें याद नहीं करना होता है कि हमने कौन से एक्सिस में क्या लेना है, बस इतना याद रखना है कि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो y एक्सिस में, और जो राइट हैंड साइड है वो एक्स एक्सिस में। ठीक, और ग्राफ को हमेशा शो करने के लिए आप क्या करेंगे, जब आप ग्राफ दिखाएंगे तो वहां पर को स्केल लिख लेंगे। ठीक, स्केल मत, आपको पता है क्या होता है, देखिए स्केल में क्या होता है, जैसे हमने कह दिया कि एक्स एक्सिस में क्या किया हमने, 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितनी भी यूनिट, सपोज मैंने यहाँ कितनी लिया, 1 सेंटीमीटर 0.1, तो मैंने लिख दिया 0.1 एम्पियर। ठीक, यानी कि जो 1 सेंटीमीटर है हमारा वो कितने बता रहा है, 0.1 एम्पियर को बता रहा है। ये किसके लिए हो गया, एक्स एक्सिस के लिए। इसी तरीके वाई एक्सिस के लिए करेंगे, फॉर वाई एक्सिस। ठीक, हमने क्या किया है, देखिए 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू कितना लिया है, 0.4 वोल्ट लिया है, तो 0.4 वोल्ट। क्लियर हो गया, कोई डाउट तो नहीं है ना। इस तरीके से बनाते हैं। और ग्राफ में हमें क्या क्या बातें ध्यान रखनी पड़ती, देखिए हमेशा हम वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस लिखेंगे। क्लियर, हम ये लिखेंगे कि हमने एक्स एक्सिस पे किसको डिनोट किया है, वाई एक्सिस में किसको डिनोट किया है, जनरली उसकी यूनिट भी लिख लेंगे। ठीक, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वैल्यू सही से लिखेंगे। क्लियर हो गया, और ग्राफ को क्लियरली बनाएंगे। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, देख कभी कभी जब हमारा ग्राफ होता है ना, उसकी जो पॉइंट्स होते हैं वो बिल्कुल एक लाइन पे नहीं आ रहे होते। सपोज ये जैसे मेरा ये ग्राफ सीधा बना हुआ है ना, ग्राफ मैंने सीधे बनाया है यहाँ पर को,
बिल्कुल सीधा बना हुआ है। कभी कभी ऐसा होगा ये ग्राफ इस तरीके का भी आ जाएगा, जैसे ये है ग्राफ हमारे पास, ये जैसे मैंने सपोज बना ये पॉइंट बनाया है, तो पॉइंट ऊपर नीचे भी आ सकता है इस तरीके से। कुछ पॉइंट इसमें आएंगे, ठीक, और कुछ पॉइंट उसके ऊपर नीचे भी आएंगे, ठीक है। तो हमने ले रहे हैं मिनिमम 2 पॉइंट, कम से कम 2 पॉइंट एक लाइन पे आ जाए। अब देखिए, क्योंकि ये तो अभी तो आप बना रहे हैं, इसको थ्योरेटिकली बना रहे हैं, ठीक। जैसे आप लैब में जाते हैं, लैब में जब जाएंगे तो आपको कभी भी एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो वहां पर को क्या होता है, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस तरीके का पॉइंट्स आता है, यानी कि एक पॉइंट यहाँ यहाँ इस तरीके के पॉइंट्स आएंगे ऊपर नीचे। अब आप इस तरीके का जिगजैग ग्राफ नहीं बनाएंगे, वहां पर क्या करेंगे, देखिए, अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस, ठीक है। कभी टेम्परेचर क्या होता है, रूम टेम्परेचर हमेशा हमारा सेम तो रहेगा नहीं, कभी कभी ऊपर नीचे अकॉर्डिंग टू द टाइम बढ़ता घटता रहता है। तो उस वजह से वैल्यूज में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आता रहता है, ठीक है। तो ये क्या है, ये तो क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रॉब्लम्स है ना, मतलब कि इनको हम रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या करते हैं कि मिनिमम 2 पॉइंट हमारे एक लाइन पे आ जाने चाहिए। यानी कि सपोज मैंने ये ग्राफ ड्रॉ किया, ये वोल्टेज है, ये करंट है, और यहाँ पर को मेरे से पॉइंट आ गए, ठीक। मैंने ऐसे पॉइंट ड्रॉ कर लिए। अब मैंने क्या देखना है कि जो हमारा इस 0 पॉइंट से, यानी कि ओरिजिन से जो लाइन आ रही है, उसमें मैक्सिमम कितने पॉइंट आ रहे हैं, ठीक। जो जो पॉइंट आएंगे उनको हम दिखा देंगे, और ये पॉइंट नियरली इसके इक्वल आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ी हुई होगी जिसकी वजह से पॉइंट इस ग्राफ में नहीं आ सके। देखिए, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है सारी चीजें। तो ऐसा होता है कि लाइन में आती है, पर कभी कभी जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस हैं वो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती है, यानी कि एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होती है अभी, ठीक है। लेकिन जब ये एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट किए थे तो उस टाइम पे ये कंडीशंस बिल्कुल प्रॉपर रखी गई थी। पर हम क्या करते हैं, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर में काम करते हैं, लैब का जो टेम्परेचर प्रेशर होता है उसमें काम करते हैं स्कूल में, ठीक है। तो उस टाइम पे क्या होगा कि ऊपर नीचे वैल्यूज आ सकती है, इससे हमने कोई वरी होने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना है कि मिनिमम 2 या 3 पॉइंट हम ले लेंगे जिससे कि ग्राफ बन जाए, ठीक। और ये भी बात ध्यान रखिएगा, जब आप कभी भी लैब में एक्सपेरिमेंट करें तो रीडिंग कम से कम 5 से 6 ले लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि 5 में 3 पॉइंट ग्राफ में ना आए, लेकिन 2 पॉइंट ग्राफ में आ जाएंगे। 6 ले लेंगे तो हो सकता है 3 या 4 पॉइंट आ जाए। तो जितने ज़्यादा पॉइंट्स लेंगे उतनी ज़्यादा आसानी होगी आपको ग्राफ ड्रॉ करने। क्लियर हो गया? तो ओम्स लॉ क्लियर हो गया। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो हमारी करंट फ्लो होती है किसी भी मेटेलिक वायर में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उस मेटेलिक वायर के टर्मिनल्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है। साथ ही साथ हमने बात ये ध्यान रखनी है कि वो कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर में होना चाहिए, ठीक है। हर एक ग्राफ के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर रखेंगे, और एक पर्टिकुलर वायर के लिए एक बार में एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। क्लियर हो गया? और किस तरीके से हमने ग्राफ बनाना है ये भी समझ में आ गया कि एक्स एक्सिस में क्या लेना है, वाई एक्सिस में क्या लेना है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।